नमस्कार, मैं संदीप दीक्षित और द नेहरू सेंटर की वॉइसेस ऑफ रीज़न के नाम पर हम लोग बार बार प्रतिष्ठित लोगों से अलग अलग विषयों पे मिलते हैं। उस धरा में आज की एक और बातचीत है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर सलील मिश्रा। नमस्कार सलील भाई, मेरे भाई की तरह हैं, मित्र हैं, लेकिन इनको मैं एक इतिहासकार के रूप में जानता हूँ। कुछ उन लोगों को जिनको आपने सुना है और जिनके बारे में आप एक दूर से ऐसी राय रखते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिनके साथ जितना समय बिताओ आदमी की न केवल ज्ञान वृद्धि होती है बल्कि पूरा जो आपका पर्सोना है वो शायद एक बेहतर रूप में बनकर उस आधे एक घंटे में निकलता है। सलील जी को मैंने यहाँ बुलाया क्योंकि बहुत सी ऐसी चर्चाएं आजकल इतिहास को खास कर लेके हो रही हैं जिसके बारे में लोगों के मन में जिज्ञासाएं भी बहुत आती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि लोगों को याद ही नहीं रहता है कि वो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में क्या इतिहास उन्होंने पढ़ा और उसके बाद उन किताबों को या जहाँ जहाँ इतिहास लिखा जाता है उनको छोड़कर आजकल 2-2 वाक्य में 3-3 वाक्य में जो लोग इतिहास पढ़ने लगे हैं उनमें भी बहुत से सवाल आने लगे। कुछ सवाल वाजिब भी हैं। जब जनता में सवाल आता है तो एक तरीके से इतिहासकारों की जिम्मेवारी भी बनती है कि उनका जवाब दें, क्योंकि आप ही ने इतिहास लिखा है। सलील भाई जैसे इतिहासकार जब बात करते हैं तो ये समझ के इनको सुनिएगा कि ये इतिहास को जानते हैं, समझते हैं और जानने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और इसके विपरीत बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को शायद बहुत बड़ा इतिहासकार मानते हैं, लेकिन उनकी क्या समझ वो है उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं, उस पर कम से कम आप लोग अपने मन में सवाल तो ज़रूर रखिएगा। सलील भाई, मैं पहले आपसे बात करना चाह रहा था जो आज़ादी का आंदोलन रहा, फ्रीडम मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, और मैं चाहूँगा कि इसके पहले के कुछ और सवालों पर हम आपसे आए। संक्षिप्त में इस पूरे आंदोलन को आप परिभाषित या डिस्क्राइब कैसे करेंगे? और उसके बाद मैं 3 शब्दों पे चाहता हूं कि आप विशेषता रखें, क्योंकि हम इसको भारत का संग्राम कहते हैं, आज़ादी का आंदोलन कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं। तो इसे इंडियन क्यों कहते हैं, इसे नेशनल क्यों कहते हैं और इसे मूवमेंट क्यों कहते हैं? बहुत आसान है 3 शब्द को कह देना, लेकिन ये 3 अलग अलग शब्द इसको जब नाम दिया जाता है तो ये 3 शब्द क्यों इस्तेमाल होते हैं? थोड़ा चाहूँगा इस पर भी आप प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। मुझे लगता है कि जो हमारा आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी 3 बहुत ख़ास विशेषताएं हैं और अगर हमने उन तीनों को समझ लिया तो बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो फिर उनमें फिट हो जाती हैं। पहली बहुत बड़ी विशेषता जो ये है कि 19वीं सदी एक बहुत अलग तरह की सदी है और 19वीं सदी वो सदी है जबकि सारी की सारी दुनिया पे यूरोप का डोमिनेशन, यूरोप का प्रभुत्व पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाता है। इतना इससे ज़्यादा पहले नहीं था। 19वीं सदी में पूरी तरीके से एक कॉम्प्रहेंसिव डोमिनेशन यूरोप का गैर यूरोपीय देशों पे हो जाता है। अफ्रीका सबसे बाद में उस पर होता है। तो और ये डोमिनेशन जो है ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक ही नहीं है। आर्थिक तो है ही, आर्थिक उसके मोटिव थे, राजनीतिक भी है, लेकिन वो बौद्धिक भी है, वो विचारों के स्तर पे भी है, वो इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल भी है। वो हर चीज़ जो है वो यूरोप से ही निकल के आ रही है। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की पहली विशेषता जो ये है कि वो उस विश्वव्यापी स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, वो जो यूरोपियन डोमिनेशन पूरी दुनिया पे हुआ है उसको चैलेंज करता है हमारा आंदोलन, उसको चुनौती देता है, उसका विरोध करता है और एक तरह से दुनिया के लोगों को बताता है, दुनिया के और समाजों को बताता है कि इस यूरोपियन डोमिनेशन से कैसे निपटा जाए, इसके साथ क्या संबंध बनाया जाए, किस तरह से इससे लड़ा जाए। आमतौर पर ऐसा होगा कि यूरोपियन डोमिनेशन में दुनिया के बहुत सारे देशों के 2 तरह के रवैये रहते थे। एक तो रवैया ये रहता था कि आप जो भी कुछ यूरोप से आ रहा है, मतलब मॉडर्निटी, उसका विरोध कीजिए और उसके विरोध में ख़तरा ये होता था कि यू आर थ्रोन बैक इनटू मिडिवलिज्म, फिर आप मॉडर्न बन ही नहीं पाएंगे। और दूसरा ये होता है कि आप मॉडर्निटी पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसमें ख़तरा ये होता है कि आप अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं, आप यूरोप की एक कॉलोनी या यूरोप की एक सैटेलाइट की तरह बने रहेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने एक बहुत ही नुएंस्ड, एक बहुत ही जटिल और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समझ ये बनाई कि किस तरह से हम यूरोपियन डोमिनेशन का तो विरोध करेंगे, इंपीरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का, जो आर्थिक शोषण है, आर्थिक कंट्रोल है, लेकिन हम मॉडर्निटी का विरोध नहीं करेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि हम मॉडर्न हो ही नहीं सकते अगर हम यूरोप का विरोध कर रहे हैं। तो मॉडर्निटी के विचार, रीजन के विचार, रैशनलिज्म के विचार, यूनिवर्सलिज्म के विचार, हमारे सारे बड़े नेता यूनिवर्सलिस्ट थे। टैगोर, गांधी, नेहरू, यूनिवर्सलिज्म को किसी ने चुनौती नहीं दी।
लेकिन वो यूनिवर्सलिज्म की यूरोपीय परिभाषा उन्होंने नहीं मानी। टैगोर ने कहा कि यूनिवर्सलिज्म का मतलब है कि हम अरब में जाएंगे, हम अफ्रीका में जाएंगे, हम ईरान को देखेंगे, इजिप्ट को देखेंगे वगैरह। तो पहली बात तो ये है कि ये जो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव यूरोपियन डोमिनेशन था, इस पर क्या रवैया बनाया जाए, इसकी किस चीज़ का विरोध किया जाए, किस चीज़ का विरोध न किया जाए, उसका क्रिटिक एक कैसे किया जाए, और ये जो एक जगरनॉट, एक बहुत बड़ा जो फिनोमिनन है, इसका क्या किया जाए, ये फ्रेमवर्क पूरी दुनिया के तमाम देशों को, जो गैर यूरोपीय देश हैं, वो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन देता है। ये पहली उसकी सिग्निफिकेंस है। ये बहुत बड़ी थीम है, लेकिन मैंने थोड़ा संक्षेप में कहा। दूसरी चीज़ ये है, और जिसका कि आज बहुत महत्व है, मेकिंग ऑफ एन इंडियन नेशन। एक देश बन रहा है, एक राष्ट्र बन रहा है, वो ऐसा राष्ट्र, वो राष्ट्र आधुनिक चीज़ है, वो मिडिवल टाइम्स में नहीं है, एंशिएंट टाइम्स में नहीं है, भारत में तो नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो पूरी दुनिया में एक मॉडर्न सी चीज़ है। वो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास एक ख़ास रास्ते से होता है, वो पूंजीवाद के रास्ते से होता है, वो मार्केट के रास्ते से होता है, कभी कभी सरकारों की भी उसमें पहलकदमी होती है, वो एजुकेशन के द्वारा एक होमोजेनाइज करते हैं समाजों को। हमारे यहाँ तो वो उपलब्ध नहीं था, ना तो पूंजीवाद, आधुनिक अर्थव्यवस्था उतनी एक्टिव थी, और स्टेट तो हमारी एलियन थी, विदेशी सरकार थी। विदेशी सरकार क्यों भारतीय राष्ट्र बनाएगी? लेकिन राष्ट्र बनाना है आधुनिक समाजों में, ये हम आज भी देख पाते हैं कि जो नॉन नेशनल सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो यूक्रेन हो, उनके पास इंडिग्निटी और ह्यूमिलिएशन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब तक सोसाइटीज़ में नेशनलिज्म मजबूत नहीं होगा, तब तक वो खतरे में रहती हैं, वल्नरेबल रहती हैं, असुरक्षित रहती हैं। ये यथार्थ 19वीं सदी का भी था, 20वीं सदी का भी है, और 21वीं सदी का भी है। राष्ट्रवाद समाजों के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है, अपनी सारी समस्याओं के बावजूद। तो एक इंडियन नेशन कैसे बनाया जाए और किस तरह का इंडियन नेशन बनाया जाए, ये शुरुआत भी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन करता है। जब हमारे नेता लोग, गोखले से लेके गोखले, तिलक, दादा भाई नौरोजी, 19वीं सदी के भी, जब वो कहते हैं कि हम नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब वो ये भी जानते हैं कि नेशन उस तरह से है नहीं, नेशन बना नहीं है, नेशन को बनाया जाना है, बनना है। हमारे बड़े नेता थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसका टाइटल दिया अ नेशन इन मेकिंग। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो एक माइक्रो रिफ्लेक्शन है ऑफ द लार्जर प्रोसेस ऑफ एन इंडियन नेशन बीइंग मेड। तो ये नेशन कैसा बनना है? नेशन तो ऐसा भी बन सकता है जो कि इंटरनली बहुत ऑप्रेसिव हो, जिसमें कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पे, एक धर्म दूसरे धर्म पे, एक भाषा दूसरी भाषा पे दबाव डाले, उसको दबाए, उसको शोषित करे, वो भी नेशन बन सकता है। तो नेशन का स्वरूप क्या होगा? नेशन तो बनेगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा? तो पूरी एक खाका पूरा 19वीं सदी में बना कि हमारा नेशन टेरिटोरियल होगा। मतलब यह कि किसी धर्म या एथनिसिटी पे आधारित नहीं होगा। हर वो शख्स जो कि इस भारत भूमि पर रह रहा है वो इस नेशन का हिस्सा है। गांधी से एक बार किसी ने पूछा बहुत बाद में कि जो अंग्रेज़, आप जब आज़ाद हो जाएंगे और बहुत सारे यूरोपियंस, बहुत सारे एंग्लो इंडियंस हैं, विदेशी लोग, वो उनका क्या होगा? तो गांधी ने कहा कि वो हमारे सिटीजन्स हैं, वो हमारे सिटीजन्स की तरह रहेंगे। और बहुत सारे लोग, रस्किन बॉन्ड, हमारे फिल्म कलाकार टॉम ऑल्टर, तमाम लोग यहाँ पे रहे, मार्क टली, ये सब रॉजर बिनी थे बॉलर हमारे, इंडियन सिटीजन्स बन के रहे वहाँ पर। और मतलब तो गांधी ने कहा कि वो हमारे सिटीजन्स बन के रहेंगे। हर वो शख्स जो कि यहाँ पर रह रहा है वो इस नोशनल, प्यूटेटिव, एब्स्ट्रैक्ट इंडियन नेशन का हिस्सा है। तो टेरिटोरियल होगा, सिविक होगा, रिलीजियस नहीं होगा, किसी एक रिलीजन, किसी एक भाषा, किसी एक कल्चर पे आधारित नहीं होगा, मल्टी कल्चरल होगा। सारी कल्चर्स का एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, सारी भाषाओं को अपनी अस्मिता मिलेगी, अपनी डिग्निटी मिलेगी, इंक्लूसिव होगा, समावेशी होगा और नॉन कोअर्सिव भी होगा। किसी को ज़बरदस्ती में भारत के नेशन में शामिल नहीं करना है। इस पहलू के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी थे जो कि जिस पर कि हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट था नेशन बनाने का, जो कि यूरोपियन इमेजिनेशन से कई मायनों में अलग था। उसकी शुरुआत भी 19वीं सदी में हुई। यूरोप में जब यूरोपियन नेशंस बन रहे थे तो उन्होंने अपनी सारी डाइवर्सिटी, जितनी विविधता है, वो नष्ट हो गई थी। चाहे भाषाओं को लेके, हम अब अक्सर भूल जाते हैं कि यूरोप का हर देश जो था वो मल्टीलिंगुअल था, मल्टी कल्चरल था, बहुत सारा था। लेकिन वहाँ का जो नेशनलिज्म बनने का जो रास्ता था, उनकी सारी प्लूरैलिटी, उनकी बहुत सारी परंपराएं, ट्रेडिशंस ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। हमारा एक जो यूटोपिया, एक थिंकिंग, एक इमेजिनेशन बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, बहुत ही एम्बिशियस थी, लेकिन वो उनका था कि हमारा जो नेशन बनेगा वो अपनी परंपराओं को
ख़ासतौर से वो परंपराएं जो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक परंपरा के पहलू हैं। हमारी विविधता को हम बचाते हुए अपना नेशन बनाएंगे और इस विविधता को हम एक लाइबिलिटी नहीं मानेंगे, ये हमारा एसेट है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। हम दुनिया को बताएंगे कि प्लूरल नेशन कैसे बनता है। तो ये कॉन्शियसली माना गया था कि ये विविधता हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि हमें इसको नर्चर करना है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये दुनिया को हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि नेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव यूरोपियन डोमिनेशन पर क्या रिश्ता बनाया जाए, उसको कैसे चैलेंज किया जाए, उनके किस पहलुओं को स्वीकार किया जाए, किनको अस्वीकार किया जाए, और एक नेशन को बनाने का, नेशन बिल्डिंग का एक बेहतर ढांचा, बेहतर खाका, बेहतर फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। ये मेरे ख्याल से ये हमारी नेशनल मूवमेंट की पूरी दुनिया को गिफ्ट थी। 47-48 के बाद बहुत से देश आज़ाद हुए इस दुनिया में जी। अगर आप देखें, और मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो शायद बाकी देश जब एक के बाद एक आज़ाद होते चले जाते हैं, ऑलमोस्ट सन 60-65 के दशक तक वो लोग आज़ाद होते रहे जी। अफ्रीका में, एशिया में और जगहों पे। उन लोगों ने जब अपने राष्ट्र को बनाकर अपने संविधान बनाए, अपने तौर तरीके बनाए, तो शायद उनमें भारत के इस अनुभव की ज़्यादा झलक दिखती है बनस्पत उस 19वीं शती के यूरोप की, जो दूसरी तरीके से शायद देशों को बनाता है। जी। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ 1945 में, 1945 और 60 के बीच में दुनिया के लगभग 120 देश जो कि पुरानी कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, वो आज़ाद हो जाते हैं। तो पूरा दुनिया का एक तरह से ढांचा जो है वो बदल जाता है। 19वीं सदी में दुनिया का नक्शा अगर देखेंगे तो ये है कि कुछ यूरोप के देश ऊपर हैं और बाकी कॉलोनीज हैं। 1960 तक आते आते जो बीच का वो है कि जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है, प्रिकैरियसली डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली आज़ाद हो गए, वो मेजॉरिटी में आते हैं और यूरोप के कुछ देशों पर है। तो ये तो होता है, लेकिन ये जो आज़ाद होते हैं इनके सामने बहुत तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। एक तो यही है कि भाई एक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट क्या बने, किस तरह का खाका बने, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होगा, वो आपकी पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होगा, किस तरह का समाज, किस तरह की अर्थव्यवस्था। तो ये दौर जो है, ये दौर वो है जबकि यूरोपियन मॉडल, जिसको कि बिल्कुल डिफॉल्ट एक सही मॉडल मान लिया गया था, उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। आखिरकार 2 विश्व युद्ध इतने विध्वंसक, इतने बड़े, जिसमें कि 100 मिलियन, 10 करोड़ से ज़्यादा टोटल लोग मरते हैं और पूरी की पूरी दुनिया विनाश के कगार पे आ जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं। आज ह्यूमन डिज़ाइन से 20वीं सदी में जितने लोग मरे हैं वायलेंस से, उतने उससे पहले किसी भी सदी में नहीं मरे। तो यूरोप का जो मॉडल है उस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। लेकिन जवाब कहाँ से आता है? जवाब गांधी से आता है। जवाब जो गांधी का जो नॉन वायलेंस है, कि नॉन वायलेंस इनवायलेबल है, वायलेंस तो इतनी डिस्ट्रक्टिव है। और ये गांधी के कहने की बात नहीं थी, गांधी तो बहुत समय से कहते रहते थे, लेकिन दुनिया देख सुन रही थी। तो मॉडल कहाँ से आएगा? नेहरू अक्सर उसमें कहते हैं, नेहरू के बहुत कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया इज एट द मोमेंट, ये 40s में कहते हैं कि इंडिया इज द मोस्ट एक्साइटिंग कंट्री टू लुक अप टू। पूरी दुनिया के देश, यूरोप को भी मिला के, वो भारत की तरफ देख रहे हैं। उनको भारत से बहुत उम्मीदें हैं। कुछ लोगों को ईर्ष्या भी है, कुछ देशों को जलन भी हो रही है इस बात से, इसलिए कि उनको लग रहा है कि भारत से कुछ निकल के आएगा। एक तो जिस तरह से हमारी आज़ादी हुई, बहुत 20-30 साल का बड़ा संघर्ष, जिसको कि सब लोगों ने माना कि ये बहुत ही एनलाइटेंड मैस मूवमेंट था। इसमें कोई ट्रेंड कैडर शामिल नहीं थे, लेकिन एनलाइटेंड बहुत था। एक कुछ मॉरल कंसिडरेशंस, बाय एंड लार्ज अहिंसक तरीके से लड़ा गया था, लोगों की पार्टिसिपेशन से, जिसमें कि डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये जो मेजर वैल्यूज़ हैं ह्यूमन सोसाइटी की, इनको प्रैक्टिस किया गया था। लोगों ने इनको इंटरनलाइज भी काफ़ी हद तक कॉमन लोगों ने किया था। उस प्रक्रिया के बाद में एक नॉन वायलेंट तरीके से हमको आज़ादी मिली थी। एक हमने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें कि जो कि इमेंसिपेटरी भी था, लेकिन और रिप्रेजेंटेटिव भी था। मतलब कि वो 4 एक्सपर्ट्स ने बैठ के नहीं बना लिया था, वो एक प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने बनाया। और ये बहुत मुश्किल काम था। पाकिस्तान, श्रीलंका, तमाम देश देखें, वो आराम से नहीं कर पा रहे थे। बहुत बड़ा चैलेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इस तरह का। उन्होंने एक बनाया, फिर विड्रॉ किया, फिर दूसरा बनाया, फिर विड्रॉ किया, 3-3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। लेकिन भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एक्सरसाइज थी, उसको माना जा रहा था कि ये बहुत ही शानदार है। भविष्य की तरफ बेहतर कदम, लैंडलॉर्डिज्म को दूर करना नॉन वायलेंट तरीके से।
तो कम समाजों में ऐसा हुआ था कि ये पुरानी जो एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिसेस, संस्थाएं हैं, जिनको कि नॉन कोअर्सिव, नॉन वायलेंट तरीके से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी दुनिया को लग रहा था, और गांधी नेहरू को भी लग रहा था, नेहरू तो कहते ही थे कि पूरी दुनिया को लग रहा है कि रास्ता जो है भविष्य के लिए, दिशा निर्देश, दिशा निर्धारण, ब्लूप्रिंट, ये भारत से आएगा। तो भारत की जो उस समय स्टैंडिंग, जो भारत की क्रेडिबिलिटी थी, वो उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं थे। आर्थिक जहां स्थिति का सवाल था, भारत एक बहुत ही गरीब देश था, दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में एक था। हमारी औसत आयु 32 साल की थी, हमारी लिटरेसी 14% थी, महिलाओं में लगभग 9% थी। फेमीन्स होते थे, खाना भी नहीं था। बंगाल में एक फेमीन हुआ जिसमें कि 30 लाख लोगों की जान चलेगी। तो हर यार्ड स्टिक पे एक बहुत ही बैकवर्ड, पुराना, गरीब देश था। एक मॉरल, फिलोसॉफिकल प्रेस्टीज भारत की बहुत ज़्यादा थी। तो ये बात सही है कि जो एक मोहभंग, एक डिसइंचेंटमेंट यूरोपियन मॉडल के साथ, यूरोपियन इमेजिनेशंस, कॉन्सेप्शंस के साथ में हुआ, वो तो हुआ ही विश्व युद्ध की वजह से। लेकिन ये माना जा रहा था कि रास्ता भारत दिखाएगा, बड़ा देश है, कि किस तरीके से समाजों को अपनी पॉजिटिव, अपनी परंपरा के पॉजिटिव फीचर्स को बचाए रखते हुए किस तरह से आधुनिकता की तरफ जाना है, मॉडर्न वैल्यूज को एम्ब्रेस करना है, किस तरह से मॉडर्नाइज ऐसे करना है कि हम अपनी परंपराओं से बिल्कुल कट ना जाएं। भारत का जो कि 50s में जो भूमिका थी, बड़े बड़े क्राइसिस हुए, चाहे वो सुएज क्राइसिस हुआ उसके नेशनलाइजेशन का, या हंगरी में जो क्राइसिस हुआ, और उसमें भारत ने, नेहरू ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका लगाई। लोगों ने देखा नेहरू की तरफ कि भाई आप भी आइए और बताइए। लेकिन वो इस वजह से नहीं था कि भारत की आर्थिक परिस्थिति क्या है। आर्थिक रूप से तो भारत बहुत ही मामूली गरीब सा देश था, लेकिन ये लग रहा था कि हमारे फिलोसॉफिकल रिसोर्सेज ऐसे हैं, हमारी परंपराएं ऐसी हैं, हमारी लीडरशिप ऐसी है, हमारा आंदोलन इस तरह का हुआ है कि हम दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। तो एक बड़ा एक ग्लोबल डायमेंशन थी लेट 40s और अर्ली 50s के दौर में। बल्कि वो तो ऑलमोस्ट 60, 61, 62 तक कई देशों में वियतकांग का मामला रहा हो, सुएज का मामला रहा हो, अफ्रीकों के मामले रहे हों बहुत वहाँ। असल भाई, मैं 2-3 चीज़ें आपसे अब पूछना चाहता हूँ कि एक देखा जाए तो समझ लीजिए, अगर आप उस आज़ादी के आंदोलन की बात करें जिसके कारण आज़ादी आती है, ये आप समझ लीजिए 1905-1900 समझ लीजिए स्वदेशी मूवमेंट के आसपास से इसकी इस नई तरीके की शुरुआत तो बहुत पहले से थी, तो ये नहीं कह सकता, क्योंकि एक कंटिन्यूटी तो रही है। तो और देशों में जो आप 45 से 60 के बीच में जैसे एक बहुत सी चीज़ें आती हैं, बदलाव आते हैं, अलग अलग तरीके से देश निकलते हैं। उसके पहले भी कभी यूरोप में भी कोई किसी के अधीन था, फिर कभी किसी के अधीन था, कभी किसी का साम्राज्य था, नए देश बनते हैं बिगड़ते हैं। लेकिन जो भारत का 25-30 साल 40 साल का जो आज़ादी का आंदोलन रहा, उसकी क्या आप 4 या 5 ऐसी विशेषताएं बताएंगे जो बिल्कुल स्टैंड आउट करती है, जिस कारण से इसको हम दिक्कत है आजकल हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जिस तरीके से हम लोगों को गर्व होना चाहिए या बात करनी चाहिए, शायद हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिस कहानी के ऊपर अगर ग्रंथों भी लिखें तो पूरा नहीं होगा। तो वो कौन सी 3-4-5 ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं जो रियली स्टैंड आउट करती हैं? 4-5 मेरे दिमाग में एकदम से आ रही हैं, जिनका कि आज भी महत्व है, और न सिर्फ आज महत्व है, उस समय भी दुनिया के बाकी देशों के लिए भी महत्व था। पहला तो जिस पर कि मैंने अभी बात की, मेकिंग ऑफ ए नेशन, किस तरीके से संघर्ष की प्रक्रिया में एक राष्ट्र निर्माण किया जाए, और वो किस तरह का राष्ट्र होगा, इंक्लूसिव, समावेशी, प्लूरल, नॉन कोअर्सिव, डेवलपमेंटलिस्ट, डेवलपमेंट की तरफ भी जिसका रुझान होना चाहिए, इस तरह का मेकिंग ऑफ एक नेशन। तो मेकिंग ऑफ अ नेशन उस संघर्ष के दौरान में। दूसरा, मैस पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। बहुत सारे देशों में जो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं वो मैस पार्टिसिपेशन के तहत नहीं हुए थे। रूस की बहुत बड़ी क्रांति थी जिसमें कि एक पार्टी, वो जो बोल्शेविक क्रांति थी, वो एक उस समाज के, या फ्रेंच रेवोल्यूशन भी, ये बड़े बड़े रेवोल्यूशन जो दुनिया में हुए, वो उस समाज के माइनॉरिटी एलिमेंट, बेस्ट एलिमेंट्स लेकिन छोटा सा तबका है, वो लाते हैं। और उसकी एक वजह भी है कि उन दोनों बड़े रेवोल्यूशंस की लेगेसी जो है वो बहुत लंबी नहीं चल पाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी तुरंत ख़त्म हो जाती है जब रेन ऑफ टेरर आते हैं और बाद में नेपोलियन आ जाते हैं। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में रिसरेक्ट होती है, उस बीच में कहीं पर उसका ट्रेस बहुत कम मिलता है, मिलता तो है। रशियन रेवोल्यूशन के साथ भी यही होता है।
और उसकी एक वजह यह भी है कि समाज के बहुत छोटे तबके ने वो क्रांति की। लार्जर सपोर्ट रही होगी लेकिन पार्टिसिपेशन उतना ज़्यादा नहीं था। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में लगातार स्वदेशी आंदोलन से आप देखें कि लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है और वो लगातार बढ़ता रहता है, एक अपवर्ड स्पाइरल की तरह। स्वदेशी आंदोलन में छात्र आते हैं, शहरी लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं। जब पहला असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में होता है तो उसमें किसान आते हैं और तमाम मुस्लिम्स आते हैं, माइनॉरिटी सेक्शंस आते हैं। जब सिविल डिसोबीडियंस होता है, महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पे आती हैं, ट्राइबल्स लोग आते हैं, जनजाति। तो पार्टिसिपेशन का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, कॉमन पीपल। और जब कॉमन लोग आते हैं तो वो ऐसा नहीं होता है कि वो नेता की बात को सुनकर वैसा ही करने लगते हैं। वो अपने तरीके से आंदोलन को परिभाषित करते हैं, अपने तरीके से आंदोलन को समझते हैं और वो एक वैन अपने आप को एक सोल्जर मानते हैं, तो अपने तरीके से वो आंदोलन को चलाते हैं। तो आंदोलन ऐसे ही हमारा नहीं चलता है कि गांधी जी ने क्या कह दिया और किसी ने क्या कह दिया। अक्सर ऐसा होता था कि गांधी ने एक बात कही लेकिन लोगों ने उसको अपने तरीके से समझा और वो चलाया। लेकिन बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की शिरकत, भागीदारी, उनका पार्टिसिपेशन, इसमें लोगों के एजुकेशन भी हो रही है, लोगों को एक ट्रेनिंग भी हो रही है। जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं, मल्टीकल्चरलिज्म कहिए, प्लूरलिज्म कहिए, विविधता का सम्मान, धर्म के साथ हम क्या संबंध जोड़ें, वगैरह वगैरह, तो लोग इन वैल्यूज़ को, इन मूल्यों को आत्मसात भी कर रहे हैं प्रैक्टिस में। तीसरा एक बड़ा जो मसला है वो है सिविल लिबर्टी का। ये बहुत जटिल और बहुत ही इंटरेस्टिंग मसला है। आमतौर पे जो दुनिया में एंटी इंपीरियलिस्ट, साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष हुए हैं, एशिया के देशों में भी, अफ्रीका में भी, उसमें सिविल लिबर्टी पे ज़्यादा बात नहीं करते। कैसे करेंगे? सिविल लिबर्टी की बात कोई आती नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ से हमारे आंदोलन में लगातार शुरू से 19वीं सदी से लेके और गांधी और नेहरू तक ये रहता है कि लड़ाई तो चल रही है लेकिन सिविल लिबर्टीज़ पे बहुत तगड़ा फोकस रहता है। तिलक सबसे पहले स्वराज को ही एक सिविल लिबर्टी के रूप में बताते हैं। कहा कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, जो उनकी लाइन है, वो कहते हैं ये मेरी अधिकार है, सिविल लिबर्टी का हिस्सा है। गोखले इस तरह की बात कहते हैं। गांधी कहते हैं कि सबसे पहले तो प्रेस को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। वो आज शायद अपनी बात बदल देते कि उसको, प्रेस को ये भी अधिकार है कि वो मसलों को डिस्टॉर्ट भी करे, तब भी आप उसको दबा नहीं सकते, दबाएंगे नहीं। गांधी का बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, उनका एक सिविल लिबर्टी इज लाइक वाटर, वाटर कैन नॉट बी डाइल्यूटेड। दुनिया की और चीज़ों को हम डाइल्यूट पानी से करते हैं, पानी डाइल्यूट नहीं हो सकता है, वो तो एक बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू नॉन पार्टी बेसिस पे सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना करते हैं, नॉन पार्टी बेसिस पे। तो लगातार एक पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि सिविल लिबर्टी पे पूरा जोर हो। और आज़ादी के बाद में जो तीसरे दुनिया, जो थर्ड वर्ल्ड जिसको कहा जाता था, देश थे, अगर उनका आप रिकॉर्ड देखें तो उनमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है सिविल लिबर्टीज़ को मेंटेन करने में। इसलिए कि एक समय में सिविल लिबर्टीज़ को जब तक स्टेट सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो आप मेंटेन नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कमज़ोर रहते हैं, स्टेट को कमिटमेंट देना पड़ेगा, और इंडियन स्टेट का पूरा कमिटमेंट था। इसमें बहुत रिग्रेस हुआ है, बहुत ह्रास हुआ है, और ये एक हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की एक मेजर विरासत कहिए, लेगेसी कहिए, वैल्यू कहिए, जिसमें कि हम बहुत ही एक पीछे आ गए, हम बहुत पीछे आ गए, बहुत रिग्रेस हुआ है, बहुत पीछे आ गए। लेकिन ये बहुत बड़ी विरासत है, इसलिए कि बहुत सारे और संघर्षों में हमको दिखता नहीं है सिविल लिबर्टी। लोग तो लिबर्टीज़ को वायलेट करना होता है उनको, भाई आंदोलन कैसे चलाएंगे, रूल को वायलेट करेंगे। गांधी ने एक अनूठा फॉर्मूला लगाया कि हम जो ऑपरेसिव रूल हैं उनको तो वायलेट करेंगे, लेकिन एक वैकल्पिक लीगैलिटी का भी नोशन था कि हमारी एथिकल लीगैलिटी है, हम लीगैलिटी को खारिज नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे लीगैलिटी, एथिकल लीगैलिटी, जिसमें यह है कि हम दूसरे के अधिकारों को रिस्पेक्ट करेंगे। हम एक आंदोलन में भी डोमिनेंट और डोमिनेटेड होता है, हम उनकी लाइफ की, उनकी कल्चर की, उनकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेंगे। तो एक ये तो बहुत ही एथिकल पॉइंट था। तो सिविल लिबर्टी पर बहुत बड़ा फोकस था। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है नॉन वायलेंस के साथ में। 1922 और 46 के बीच में हमारे देश में तो एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, क्रिश्चियंस काफ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुल मिला के 2-3% पॉपुलेशन होगी, लेकिन वो एक जगह पर नहीं थी, वो तमाम जगह पर फैले हुए थे।
और कोई 1922 में थोड़ा सा हुआ था बॉम्बे में, 22 से 46 तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि किसी भी एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, इंग्लिश क्रिश्चियन, इंडियन क्रिश्चियन किसी पर किसी तरह का कोई अटैक हुआ हो। पुलिस तो बचा भी नहीं सकती, लेकिन एक माहौल इस तरह का था, सिविल लिबर्टेरियन फ्रेमवर्क, एथिकल प्रैक्टिसेस, एथिकल लीगैलिटी की वजह से ये था कि इनके साथ वो नहीं करना है। तो गांधी की ये जो गांधी का तो एक तो नारा था, लेकिन उसका एक डीप पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। वो जो कहते हैं ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो गांधी की लगातार है कि हमारी लड़ाई इंपीरियलिज्म से है, इंपीरियलिस्ट्स लोगों से नहीं, अंग्रेजों से नहीं है, क्रिश्चियंस से नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत गांधी की लाइन है, वो एक अपील करते हैं। गांधी बहुत इंटरनेशनल अपील किया करते थे। तो गांधी की अपील है टू द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश, गेट ऑफ माई बैक। और अगर ये सेंटेंस यहीं पर रुक जाता है तो हमको उसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन पूरा सेंटेंस क्या है? गांधी कहते हैं माई अपील टू द ब्रिटिश इज गेट ऑफ माई बैक सो दैट वी कैन होल्ड हैंड्स एंड वॉक टुगेदर। जब तक आप मेरी पीठ पे सवार रहेंगे तब तक हम बराबरी कैसे आएगी? और गांधी कहते हैं कि इंपीरियलिज्म बुरा इसलिए है कि वो भारत के लिए तो बुरा है, लेकिन वो इंग्लैंड के लिए और भी ज्यादा बुरा है, इसलिए कि एक अच्छे लोगों को, सिविलाइज्ड देश को, बेहतर कल्चर को उसने करप्ट कर दिया है। और अगर इंग्लैंड से इंपीरियलिज्म हट जाएगा तो वो ऑपरेसर के लिए भी अच्छा होगा। ऑपरेसर हैज टू बी लिबरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो इंटरेस्टिंग चीज है, ऑपरेशन इसलिए बुरा है कि वो डीह्यूमनाइज करता है ऑपरेसर को, उससे भी बचाना है। तो गांधी की लड़ाई का ये यूनिवर्सल डायमेंशन था, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स और एक सिविल लिबर्टी पर फोकस, ये सारी चीजें लगभग जुड़ी हुई हैं। जल्दी से मैं चौथी और बात बता दूं, सेक्युलरिज्म। ये कोई नेचुरल, इनहेरेंट, इनेविटेबल नहीं था। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष है, वो नेसेसरीली सेक्युलर या प्लूरल तरीके से हो। वो एक बहुत ही रिलीजियस फ्रेम में भी हो सकती थी कि किसी एक धर्म के लोग लड़ लें। 19वीं सदी में ये था, एक मुस्लिम्स में भी एक इस तरह की टेंडेंसी थी कि मतलब हम जो हैं अकेले अंग्रेज़ों से लड़ लेंगे। थोड़ा बहुत हिंदूज़ में भी आया, तो ये हो सकता था। लेकिन लगातार ये पूरी कोशिश रही कि सेक्युलर, उस मायने में तो सेक्युलर नहीं, लेकिन एक इंक्लूसिव, प्लूरल तरीके से, कि हमारी लड़ाई जो है वो प्लूरल होगी। और इसमें धर्म एक ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। भारत बहुत धार्मिक देश था, एक पारंपरिक समाज था, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, तरह तरह के यहाँ पे धर्म थे। और धर्म को लेके हमारे नेशनल मूवमेंट के अंदर में बड़ी एक चर्निंग होती है आइडियाज़ के लेवल पे। ऐसा नहीं था कि सब लोग एक ही तरह से सोचते थे। जब भी ये कहते भी थे कि हमें सेक्युलरिज्म की बात भी करते थे तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से बात करते थे। अगर आप गांधी को पढ़ेंगे 19-20वीं सदी में, तो गांधी तो कहते हैं कि मैं तो सनातन हूँ। वो लगातार धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट बी सेपरेटेड, इसलिए कि वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो बहुत ही एनिमल बिजनेस है, पॉलिटिक्स तो बहुत ही राइवलरी पर बेस्ड, कंपटीशन पे बेस्ड है। तो पॉलिटिक्स में एथिक्स और मोरालिटी कहाँ से आएगी? और ये भी आज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिक्स में एथिक्स नहीं आ रही है तो पॉलिटिक्स कैन बी सो ब्रूटल, वायलेंट एंड डर्टी, इसकी कोई हद ही नहीं है, इट्स लिमिटलेस। तो पॉलिटिक्स में एथिक्स लाना है तो वो धर्म के जरिए से आएगी। तो गांधी तो इस तरीके से देखते थे धर्म को। इसके बिल्कुल बरक्स नेहरू का मानना होता था कि रिलीजन का मतलब क्या है? ब्लाइंड वर्शिप, लैक ऑफ रीजन, सुपरस्टिशन, फ्री विल को रोकना। तो नेहरू का मानना था कि हमको अपनी सोशल लाइफ से धर्म को हटाना पड़ेगा, वरना धर्म जो है हर चीज को डोमिनेट करेगा तो हम समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन दोनों के बीच में बहुत बहस होती थी, बहुत चर्निंग होती थी। और उसका नतीजा जो है कि वो जैसे कहते हैं ना कि थीसिस आती है, उसकी एंटी थीसिस आती है और फिर एक सिंथेसिस बनती है। अगर आप गांधी को 40s में पढ़ेंगे और नेहरू को 50s में देखेंगे तो वो सिंथेसिस बहुत शानदार नजर आएगी। मैं बस 2 उदाहरण उसके लेता हूँ। लुई फिशर, जिन्होंने गांधी पर की बायोग्राफी लिखी थी, वो 1 हफ्ता गांधी के साथ रहे थे वर्धा में जाके, और पहली उन्होंने किताब निकाली थी माई वीक विद गांधी। वो रोज़ गांधी के साथ वॉक करने जाते थे, गांधी के साथ बातचीत करते थे, फिर कमरे में आके टाइपराइटर पे वो टाइप करते थे। तो वो धर्म को लेके बहुत पूछते थे। और गांधी ने कहा कि धर्म तो एक इंडिविजुअल मैटर है, आपका ये फेथ का मामला है, स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। मतलब क्लासिकल नेहरूवियन लाइन जो है वो 40s में लेते हैं। और नेहरू 50s में बहुत
इंटरेस्टिंग उनका स्टेटमेंट है धर्म पे। तो नेहरू कहते हैं कि मैं तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आप लगातार स्पिरिचुअलिटी का उदाहरण देख लेंगे। और नेहरू कहते हैं कि धर्म जो है, ये तो मैं मानता हूँ कि धर्म के साथ प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स वही सब हैं, लैक ऑफ फ्री विल, ब्लाइंड वर्शिप, सुपरस्टिशन वगैरह वगैरह, लेकिन धर्म इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मोरालिटी। अब ये बिल्कुल गांधी से आइडिया आता है कि कॉमन लोगों के जीवन में, जिनके जीवन में, जिनका इम्परफेक्ट जीवन है, जिनके ज़िंदगियों में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, ज़िंदगी फुलफिल नहीं हो रही है, गरीबी है, कोई भविष्य में बहुत बेहतरी का इमीडिएट भविष्य में चांस भी नहीं है, इस तरह के लोग जो जी रहे हैं, उनको सहारा कहाँ से आएगा? उनको, उनका सोर्स ऑफ मोरालिटी क्या है? वो रिलीजन है। तो रिलीजन एज फेथ इज अ सोर्स ऑफ मोरालिटी, और वो अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ रह नहीं जाता है। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग पाता हूं कि जिस तरह की एक विचारों के लेवल पे मंथन होता है, एक चर्निंग होती है, कैसे लोग अपने आप को बदलते हैं। 20 के दशक में गांधी एक भाषा बोल रहे हैं, नेहरू दूसरी भाषा बोल रहे हैं, दोनों लगातार एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रहे हैं मिलके, चिट्ठियों के द्वारा, और उसका नतीजा ऐसी सिंथेसिस में होता है कि नेहरू को धर्म की वो डायमेंशंस दिखाई देने लगती हैं, वही मॉरल डायमेंशन, सोर्स ऑफ मोरालिटी, एथिक्स का सोर्स। और गांधी ये भी देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा रिलीजन पॉलिटिक्स में आता है तो उसमें समस्याएं पैदा करेगा। तो ये जो एक है बहुत बड़ी विरासत हमारी, वो ये है डायलॉग, डिबेट की। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को दबाना नहीं है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को एनकरेज करना है एक क्रिएटिव तरीके से, एक ऐसे रचनात्मक, सृजनात्मक क्रिएटिव तरीके से बढ़ाना है कि ज़रूर कोई ना कोई फिर उसमें सिंथेसिस निकलेगी। तो मुझे लगता है कि सिर्फ अंग्रेज़ों से लड़ने के अलावा, वो तो है ही, उस पर हम आज बात कम कर रहे हैं, नेशन किस तरह का बनाना चाहिए, लोगों का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में, पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स फॉर द पीपल नहीं, ऑल्सो बाय द पीपल, लोग अपने आप से पॉलिटिक्स में आए, रशियन रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले मॉडल में नहीं, इंडियन मॉडल में। तीसरा, सिविल लिबर्टीज पर, जिसके तहत एक एथिक्स, यूनिवर्सलिज्म पर बात हो, और चौथा यही, मैंने सेक्युलरिज्म का ही उदाहरण लिया, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे मसले थे जिनमें कि एक विचारों के लेवल पे मंथन होता था, चर्निंग होती थी, बहस चलती थी, और हमेशा बहस रिजॉल्व नहीं भी होती थी, लेकिन कुछ कुछ में उसमें निकल के आता था। बहुत सारे ऐसे मसले थे, मैंने सिर्फ रिलीजन और सेक्युलरिज्म को ही लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की एक, कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी विरासत है। सर, मैं 2 सवाल निकल कर आते हैं, कुछ एक पहले की बातचीत है और एक अब से, और मैं चाहूँगा दोनों पर आप बताएं। एक तो जैसे जब आपने बात की थी कि किस तरीके से हम लोग ज़मीन सुधार की बात कर रहे थे, ज़मींदारी को हटाने की बात कर रहे थे, उसके बाद जो लोग काश्तकारी करते थे, बटाईदार थे, उनको अधिकारों की बात कर रहे थे। तो एक माने कि आज़ादी के आंदोलन की आज़ादी जब मिल जाती है 15 अगस्त को 47 को, उसके बाद कई ऐसी क्रांतियाँ हैं जिसे एक माने एक तरीके से बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियाँ थीं जो उसके बाद भी 10-15 साल, और माने तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की लेगेसी से या उसके धरोहर से ये चलती हैं, क्योंकि ये सब चर्चाएं पहले भी हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद कि हम एक ज़्यादा, अब मैं उन शब्दों का इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि शायद लोग उन शब्दों को ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ये अपने में बहुत आसान शब्द नहीं है, लेकिन ज़्यादा, क्योंकि आज़ादी का आंदोलन एक समता वाले समाज की बात कर रहा था, जाति प्रथा के बीच में जो असमानताएं थी उनको तोड़ने की भी बात कर रहा था, ज़मींदारों और उनके जो काश्तकार उनके यहाँ थे उनके बीच में जो सत्ता का और चीज़ों का जो अलगपन था और जो उनका अधिकार था उसको ख़त्म करने की बात कर रहा था, बहुत तरह से शोषणों को तोड़ने की बात कर रहा था, लेबर के अधिकार की बात कर रहा था। इसके बावजूद भी बहुत से वो समाज जो बरतानिया की जो आधिपत्य था, उनका राज था, उसमें एक तरीके से वर्चस्व पे थे, मज़ा कर रहे थे, उसमें कुछ अपर कास्ट के लोग होंगे, ज़मींदार होंगे और लोग, ये लोग भी आज़ादी के आंदोलन में जुड़े, इस विषयों में उन्होंने बड़े बड़े नेताओं का साथ दिया। तो एक ये कैसे होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जब एक बात बनती है तो जो एक्सप्लॉयटर है वो भी उस आंदोलन में जुड़ जाता है। एक ये मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा इस पर हमको बताएं, ऐसा क्यों हुआ? 2 उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहे हैं। एक तो अब मुझे याद नहीं, प्रेमचंद के किसी उपन्यास में है, जो उपन्यास का नाम नहीं याद है, लेकिन उसका मुख्य पात्र जो है वो एक ज़मींदार है। वो ज़मींदार ये कहते हैं कि ये तो मैं मानता हूँ
कि ज़मींदारी प्रथा बुरी है और दूर होनी चाहिए, लेकिन मैं उसको कैसे दूर कर सकता हूँ? मैं तो खुद ज़मींदार हूँ, तो मैं एक ऑप्रेसिव सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। मैं विचारों के लेवल पे इतना तो मैं ट्रांसेंड कर सकता हूँ अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ के, इतना तो मैं कर सकता हूँ कि मैं ये मानूँ कि ये सिस्टम बुरा है और दूर होना चाहिए। लेकिन मैं उसको दूर करने में अपनी भूमिका कैसे निभाऊंगा? तो इसलिए कि मैं उस सिस्टम का बेनिफिशियरी हूँ। तो इस तरह की दुविधाओं से, इस तरह के डिलेमास से अलग अलग दौर में लोग गुजरते हैं, हम सब लोग भी अक्सर गुजरते हैं। दूसरा है उपेंद्र बख्शी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने बहुत लिखा है। उन्होंने बहुत एक आर्टिकल में लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोफाइल बनाएं, किस तरह के लोग हैं, किस वर्ग से आ रहे हैं, कहाँ से हैं, तो आप ये पाएंगे कि ज़्यादातर लोग अपर कास्ट हैं, मेन हैं, प्रॉपर्टीड हैं, मतलब समाज के प्रिविलेज्ड वर्ग से आते हैं, 50 साल से ज़्यादा के हैं। मतलब 50 साल से ज़्यादा का मतलब यह है कि आपकी रेडिकल रेवोल्यूशनरीज पॉसिबिलिटीज़ पहले ज़्यादा रहती हैं और धीरे धीरे कम होती जाती हैं, उससे हैं। और ये सारे लोग हैं तो एक तरह से कंजर्वेटिव भी हैं। ऐसा कैसे है कि ये वर्ग, इस तरह के लोगों ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस किया जो कि प्रोग्रेसिव है, रेवोल्यूशनरी है, इमेंसिपेटरी है, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स है उसके अधिकारों को अंडरकट करता है, उसको कम करता है। दूसरे तरह से वो अपने अधिकारों के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस और बहुत सारे प्रपोजल्स दिए। ऐसा कैसे हुआ? मुझे लगता है कि समाजों के जीवन में दौर आते हैं, कुछ समय आता है। वो नेशनल मूवमेंट का एक अजीब दौर था जिसमें कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, न्यूमेरिकली बहुत बड़ा नहीं रहा होगा लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में बड़ा था, जिसमें एक ये कैपेसिटी आ गई थी कि वो अपने इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ के, उसको ट्रांसेंड करके एक लार्जर गुड के टर्म्स में सोच सके और उसको कंट्रीब्यूट भी कर सके। और हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान में वो एक स्पिरिट ऑफ द टाइम्स थी इन विच पीपल वर एबल टू वेरी इजीली ट्रांसेंड देयर सेल्फ इंटरेस्ट्स, और उसके बाद में वो लार्जर गुड के बारे में सोच पाते थे और उसमें योगदान भी देते थे। और इसमें तो कई था, इसमें जैसे आपने कहा एक जो आर्थिक स्थिति के कारण जिनका वर्चस्व था, या जैसे जमींदार थे, उसी हिसाब से जातीय प्रथा में जो ऊपर थे उन्होंने भी कई काम किए, धर्म के लोगों, अलग अलग तरीके से लोगों ने